नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका और हमारा ये संबंध और भी प्रगाढ़ हो और भी मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। मोदी से मीटिंग में मुख्यमंत्रियों ने कहा आर्थिक मदद चाहिए। कल से 15 ट्रेनें चलेंगी, किराया राजधानी जैसा मगर खाना बिस्तर नहीं। 8 पार्टियों ने गिरफ्तारियों की निंदा की, लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। मौलाना साद के ऑडियो पर विवाद, दिल्ली पुलिस का रवैया संदेहजनक। यूपी में बद इंतजामी पर बीजेपी नेता ही उठा रहे सरकार पर उंगलियां। खास खबरों के बाद अब आइए सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर आज फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान कोरोना को कैसे काबू में किया जाए, लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएं और कैसे जिंदगी को पटरी पर लाया जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र कोरोना वायरस के बहाने राजनीति कर रहा है और राज्यों के साथ भेदभाव भी कर रहा है। ममता ने केंद्र से ये भी कहा कि देश की संघात्मक व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं तेलंगाना के सीएम ने कल से शुरू होने वाली ट्रेन सेवा का विरोध किया और कहा कि ऐसे तो कोरोना वायरस और तेजी से फैलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और बाकी राज्यों ने आर्थिक मदद की मांग की। राज्यों का कहना है कि उनकी आय समाप्त हो चुकी है और अगर केंद्र आर्थिक मदद नहीं देगा तो वे कंगाल हो जाएंगे। हालांकि राज्य इससे पहले भी आर्थिक पैकेज की मांग करते रहे, लेकिन केंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये पहला मौका है जब विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अब खुलकर सामने आ गए हैं और सीधे प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, सरकार पर हमला कर रहे हैं, भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, संविधान की जो संघीय प्रणाली है उस पर प्रहार करने का आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक रूप से टारगेट करने का निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन राज्यों को वो मदद नहीं मिल रही है जो केंद्र सरकार को देनी चाहिए। राज्य सरकारों की हालत कंगालों जैसी होती जा रही है, वो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं और जो दूसरे तरह के सरकारी तंत्र हैं जिसके ज़रिए कोरोना से लड़ा जाना है, कोरोना की लड़ाई लड़नी है और दूसरी अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़नी है, दोनों मोर्चे पर अब सरकार कमज़ोर पड़ती जा रही है। ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है, बहुत ख़तरनाक संकेत है जिसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि ज़मीन स्तर पर राज्य सरकारें ही लड़ेंगी। केंद्र सरकार का रोल उसमें कहीं नहीं है सिवाय ऊपर से निर्देश देने के, नियम कानून बनाने के, और कुछ भी नहीं है। वो राज्यों की मदद करती है मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, पीपीई के लिए और साथ में जो अगर दवाइयाँ वगैरह चाहिए उसके लिए, और इसके अलावा राज्यों को फंड देती है ताकि वो अपनी गतिविधियों को ठीक ढंग से चला सके, अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके। लेकिन जीएसटी का जो बकाया राज्यों का केंद्र सरकार पर है वो भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है, दूसरे तरह की मदद भी उनको नहीं मिल रही है। तो इसको लेकर अब राज्यों में गुस्सा खदबदाने लगा है, बाहर आने लगा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुले तौर पे कहा है कि हमको हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हम निपट लेंगे, आप हस्तक्षेप मत कीजिए। तो ये केंद्र का जो ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा है, ख़ास तौर पर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, उससे भी लोगों में बेचैनी है, उन राज्यों की सरकारों में, उनके मुख्यमंत्रियों में। और अब उन्होंने खुला मोर्चा खोल दिया है प्रधानमंत्री के खिलाफ भी। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अगर इस तरह के मुख्यमंत्री व्यवहार कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो अंदर से बहुत भरे हुए हैं, उन्हें केंद्र से वो सहयोग नहीं मिल रहा है जिसकी अपेक्षा इस महासंकट के दौर में वो कर रहे होंगे। तो जाहिर है कि जब अगला चरण होगा तो ये और भी ज़्यादा विस्फोटक और टकराव वाला हो सकता है अगर केंद्र सरकार ने इस बीच में कोई ठोस कदम ना उठाए, कोई ठोस पैकेज, आर्थिक पैकेज अनाउंस नहीं किया। और जो
राज्य सरकार की ज़रूरियात है उनको पूरा नहीं किया। ममता बनर्जी का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। ममता बनर्जी ठीक है कि पश्चिम बंगाल में वो ठीक ढंग से हो सकता है ना लड़ रही हूँ कोरोना से, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने टारगेट किया हुआ है, राज्यपाल वहाँ के जिस तरह से मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं और जिस तरह से गृह मंत्री ने उन्हें चिट्ठी लिखकर उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, ऐसा लगता है कि अगले चुनाव को ध्यान में रखकर एक राजनीतिक अभियान के तहत पश्चिम बंगाल के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है। तो जाहिर है कि ममता बनर्जी ने भी इस मौके का इस्तेमाल एक हमला करने के लिए किया है। तो एक राजनीति भी हो रही है और ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, न प्रधानमंत्री के लिए, न केंद्र सरकार के लिए और ना ही कोरोना से जूझते इस पूरे देश के लिए। और अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर से हम गुजारिश कर दें कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा आपका संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो, और उसके लिए ये छोटी सी कवायद करना ज़रूरी है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लेते हैं। भारतीय रेल मंत्रालय ने 12 मई से एक बार फिर ट्रेनों के संचालन का फैसला ले लिया है। शुरुआती चरण में सिर्फ 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी थी। अब करीब 50 दिन बाद ट्रेनों को दोबारा चलाया जा रहा है। ये सभी 15 ट्रेनें एसी कोच वाली होंगी और इनका किराया राजधानी ट्रेनों के बराबर होगा। इसके अलावा इनमें यात्रा करने वाले को अपना खाना, कंबल और बिछाने के लिए बेडशीट खुद ही लानी होगी। वहीं लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों के लिए रेलवे ने सोमवार को एक नया आदेश जारी किया है। रेलवे के इस आदेश के अनुसार अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 1200 यात्रियों की जगह 1700 श्रमिक यात्रा करेंगे। यानी सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करके ट्रेन में जितनी सीटें होती हैं उन्हें पूरी तरह से भरा जाएगा। इसके अलावा ये ट्रेनें अब 3 स्टेशनों पर रुकेंगे भी। तो अब ये देखिए कि इतनी बातें हुई सोशल डिस्टेंसिंग की, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय संबोधन में इसे बार बार रेखांकित किया और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जब ट्रेन चल रही है तो जाहिर है कि धीरे धीरे ये सोशल डिस्टेंसिंग के मामले से कन्नी काटी जा रही है। शुरू में थोड़ा सा ख्याल रखा गया जब श्रमिक ट्रेन चलाई गई और उसमें 1200 लोग ही लिए गए, 72 सीटें नहीं भरी गई एक कोच की। अब ये कहा जा रहा है कि वो सारी सीटें भरी जाएंगी। तो इसका मतलब है कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए यात्रियों के बीच में वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये ट्रेनें चलने का मतलब ही है कि अब एक जगह से दूसरे जगह लोगों का आना जाना शुरू होगा। और कहने को तो ये कहा गया है कि रेलवे स्टेशनों पर जांच होगी यात्रियों की, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जांच किस तरह की होती हैं। और अगर अच्छे से भी जांच हुई तो हम ये भी जानते हैं कि कोरोना के सिम्टम, कोरोना के लक्षण कई बार 14 दिन 20 दिन के बाद नज़र आते हैं। तो ये एक बहुत ख़तरे वाला स्टेप है ट्रेनों को चलाना, लेकिन शायद ये ज़रूरत भी है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात हैं जिनकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग के मामले को ध्यान में रखा जाता, कम से कम यात्रियों को भले ही थोड़ा सा एसी ट्रेन न चलाई जाती, सामान्य कोच चलाए जाते जिसको लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन सरकार ने इस तरह से जो सक्षम लोग हैं, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचा, उनकी दिक्कतों को ज़्यादा एड्रेस कर रही है, वो उनका ज़्यादा ध्यान रख रही है और श्रमिकों के मामले में उतनी तत्परता नहीं दिखा रहे। ये साफ दिख रहा है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं निचले वर्ग, कमज़ोर जातियां नहीं हैं, बल्कि ऊंची जातियां और ऊंचे तबके के लोग हैं। तो ये एक फ़र्क दिख रहा है। और दूसरी बात ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला अब ये लगातार ढीला पड़ता जा रहा है और इसके क्या दुष्परिणाम होंगे ये हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ट्रेन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है हिंदुस्तान की। ट्रेन चलाना, एक स्टेशन से लंबी दूरी तक जाना, लोगों के बीच में स्टेशन भी होंगे, वहाँ भी लोग उतरेंगे, चढ़ेंगे, और इससे सोशल डिस्टेंसिंग बड़े पैमाने पर प्रभावित होने जा रही है। इसके अपने ख़तरे हैं, अपने जोखिम हैं। तो ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि इसके नतीजे क्या क्या निकल रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारियों के लिए 8 पार्टियों ने दिल्ली पुलिस की निंदा की है। उन्होंने इस बारे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संयुक्त पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग भी की है। इस पत्र पर सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के महासचिव डी राजा, आरजेडी सांसद मनोज झा, एलजेडी के महासचिव जैसे नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में कहा गया कि कोरोना संकट की वजह से ये एक ऐसा समय है जब दुनिया भय और अनिश्चितता का सामना कर रही है और सरकार की प्राथमिकता इस महामारी से निपटने में होनी चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया है कि दिल्ली में महिला कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी मनगढ़ंत और झूठे आरोपों के आधार पर की गई है। इन सभी पार्टी के नेताओं ने जेएनयू को लेकर पुलिस की उदासीनता पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जेएनयू में हुई घटना में पीड़ितों को ही परेशान किया जा रहा है, जबकि जो दोषी थे उनमें से अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो दिल्ली पुलिस को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उसके पक्षपात को लेकर, वो किस तरह से जो सरकार विरोधी लोग हैं उन पर निशाना साध रही है, उन्हें झूठे आरोपों में फंसा रही है, उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है, उनसे बार बार पूछताछ करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। और महिला कार्यकर्ताओं के मामले में तो और भी ज़्यादा उसकी जो बर्बरता है वो देखने को मिल रही है। 3 महीने की गर्भवती सफूरा जरगर को उसने जेल में बंद कर रखा हुआ है। और साफ है कि जो सीएए के प्रदर्शन कर रहे थे उसके खिलाफ लोग, उनको टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जेएनयू में जैसे एबीवीपी के गुंडे, उनके कार्यकर्ता सब मिलकर जिन्होंने हमला किया था, और इसके पूरे वीडियो प्रमाण पूरे चैनलों में आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिए। सबने दिखाए थे। उनकी पहचान हो जाने के बावजूद, उनकी शिनाख्त हो जाने के बावजूद दिल्ली पुलिस उसके मामले में ठंडी पड़ी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि जिन पर हमले हुए थे उनको दोषी बताया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी तरह से जामिया वाले मसले पर भी हो रहा है और दिल्ली दंगों के मसले पर भी हो रहा है। फंसाया जा रहा है इन लोगों को, दिल्ली दंगों से भी जोड़ा जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है वो स्पष्ट तौर पर ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक अभियान के तहत हो रही है और जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। बहुत दुखद है, ये 8 पार्टियों ने पहल की है, बहुत अच्छी बात है। रामनाथ कोविंद को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हालांकि संदेह है कि वो इस मामले में कुछ करेंगे, क्योंकि वो एक रबर स्टंप की तरह काम करते आ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया जिससे लगे कि वो सचमुच में एक राष्ट्रपति की भूमिका निभाने में दिलचस्पी रखते हैं, उसमें सक्षम है। बहरहाल अब अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। खबर ये है कि तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कंधालवी के कथित ऑडियो पर रहस्य गहराता जा रहा है। रहस्य गहराने का कारण है गृह मंत्रालय के एक थिंक टैंक की फेक न्यूज़ का पता लगाने और उसकी जांच करने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में तबलीगी जमात के प्रमुख के कथित ऑडियो का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BR&D की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया था, पर बाद में उसे वहां से हटा लिया गया। BR&D की ये रिपोर्ट 40 पेज की है। इसमें फेक न्यूज़ का पता लगाने और उसकी जांच करने से जुड़े दिशा निर्देश भी हैं। इसके पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली पुलिस ने इस ऑडियो की जांच की और पाया कि दूसरे 20 ऑडियो के क्लिपिंग जोड़कर इसको एडिट करके तैयार किया गया था। लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने इससे साफ इनकार कर दिया और अखबार के रिपोर्टर को सम्मन भी भेज दिया। इसके बाद BR&D ने फेक न्यूज़ पर जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें भी मौलाना साद के ऑडियो का संदर्भ आता है फेक न्यूज़ के संदर्भ में। तो वो भी, उससे भी स्पष्ट होता है कि दिल्ली पुलिस ये पा रही थी, उसने अपनी जांच में पाया था कि मौलाना साद का जो ऑडियो जारी किया गया था, फैलाया गया था, वो एक फेक न्यूज़ था, एडिटेड था, मनगढ़ंत था, कंकॉक्टेड था। वैसे ऑडियो क्लिप को जांच के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिया गया है। तो ये पूरा मामला यह है कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक खुलासा किया था। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकाली थी कि मीटिंग में दिल्ली पुलिस के जो शोध करने वाले हैं उनकी मीटिंग में ये चर्चा हुई थी और इस वीडियो को ऐसा माना जाता है कि फर्जी पाया गया था, क्योंकि इसको 20 क्लिप से जोड़कर बनाया गया था। और एक लैपटॉप का भी उसमें जिक्र है कि एक लैपटॉप जो उन्होंने बरामद किया था उसमें मौलाना साद के
ढेर सारे वीडियो थे, तकरीबन 350 के आसपास वीडियो थे, जिसमें कुछ रॉ थे, कुछ एडिटेड थे, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा ऑडियो क्लिप नहीं था जो उस ऑडियो क्लिप से मैच करता हो जिसको फैलाया गया था मौलाना साद के नाम से, जिसमें वो ये कहते हुए पाए जा रहे थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मत कीजिए और तबलीगी के में हाजिर रहिए, उसमें भाग लीजिए। ऐसा कुछ मौलाना साद ने नहीं कहा था और उसको इस तरह से विभिन्न क्लिप को जोड़ जाड़ कर ये ऐसा करके बनाकर फैलाया गया। ये इंडियन एक्सप्रेस का दावा था और उसके बाद में खंडन किया दिल्ली पुलिस ने, और फिर एक रिपोर्ट जो अपलोड की उसमें भी इसका जिक्र था, फिर उस रिपोर्ट को भी उसने विड्रॉ कर लिया। तो बहुत एक विवाद, एक रहस्य की स्थिति बनी हुई है कि असल में क्या है। असल में तो अब असली बात तो पता चलेगी जब ये फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आएगी, बशर्ते उसे भी प्रभावित करने की कोशिश ना की जाए, तो तब सामने आएगा कि सच में क्या है। लेकिन फ़िलहाल तो यही लगता है कि मौलाना साद ने इस तरह से तो नहीं कहा होगा, उसको ज़रूर उसमें कोई फेक न्यूज़ का मामला दिख रहा है। बहरहाल दिल्ली पुलिस को इस मामले को बहुत ही सावधानी से हैंडल करना चाहिए। जो सच है उसको सामने आने देना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। इसलिए बस कि एक राजनीतिक अभियान के तहत मौलाना साद को या तबलीगियों को निशाना बनाना है, उसे इससे प्रेरित होकर काम नहीं करना चाहिए, या अगर उसे ऊपर से ऐसे निर्देश मिले हैं तो भी मैं उस निर्देशों की उसको अवहेलना कर देना चाहिए बेशक, क्योंकि वो राजनीतिक तंत्र का हिस्सा नहीं है। वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके अपनी विश्वसनीयता को स्थापित करे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर बहुत दिनों से इसी तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रही है। और आइए अब आज की सबसे बड़ी खबरों में से आखिरी खबर। उत्तर प्रदेश में कोरोना से जंग के मामले में सरकार बुरी तरह से विफल रही है। इसीलिए विपक्ष के हमलों से बेपरवाह योगी सरकार को अब खुद बीजेपी के सांसद, विधायक और मेयर चेतावनी दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों का मुकाबला घर लौट रहे श्रमिकों की दुर्घटना और अन्य परेशानियों से होने वाली मौतों से होने लगा है। उत्तर प्रदेश में आगरा, मेरठ, कानपुर कोरोना के हॉट स्पॉट के रूप में उभरे हैं। आगरा के मेयर नवीन जैन ने जहां कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि आगरा को वुहान बनने से बचाने की कार्रवाई की जाए, उसको बचाया जाए, वहीं मेरठ से पहले बीजेपी विधायक सोमेंद्र तोमर और अब सांसद कांता करदम ने पत्र लिखकर बदहाली के किस्से बयान किए हैं। कोरोना संकट के दौरान फीडबैक देने के लिए लगाई गई मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम को विधायकों की तमाम शिकायतों से दो चार होना पड़ रहा है। कोरोना काल में बीजेपी अपने 3 विधायकों को अनुशासनहीनता के लिए नोटिस भी जारी कर चुकी है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद व प्रदेश उपाध्यक्ष कांता करदम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मेरठ के खराब हालात की ओर ध्यान खींचा है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही बुरे हालात हैं। जब उनके नेता ही अपने नेतृत्व पर क्वेश्चन कर लगे, अपनी सरकार पर प्रश्न करने लगे, उनसे गुहार लगाने लगे कि कुछ कीजिए वरना हालात और ख़राब हो जाएंगे। मेरठ के अस्पतालों का जिक्र है करदम की चिट्ठी में, और इसी तरह से नवीन बता चुके हैं, नवीन जैन की आगरा में बहुत बुरे हालात हो गए। तो जगह जगह ये कोरोना का संकट फैलता जा रहा है। दिक्कत अभी उत्तर प्रदेश में बहुत कम ज़्यादा मामले सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वहाँ टेस्टिंग का स्तर बहुत कम है, टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। अगर वो टेस्टिंग बढ़ेगी तब हमें समझ में आएगा कि किस बड़े पैमाने पर ये वहाँ पर कोरोना फैल रहा है, फैल चुका है, और जब ये सामने आएगा तब हो सकता है कि ये नियंत्रण के बाहर हो सके। तो ये साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कोरोना से लड़ने के मामले में नाकाम साबित हो रहा है, अक्षम साबित हो रहा है, और उस तरह से वो सक्रिय होकर काम नहीं कर रहा है जैसी चुनौती सामने खड़ी है। तो मित्रों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरों का विश्लेषण। सुनिए सच में। कल हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि सुनिए सच में आप और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें